नमस्कार। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। इसमें हम पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। मानव तंत्र में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और पाचन तंत्र में भी हम मुख की संरचना पढ़ी थी हमने। पहले मुख्य गुहा की संरचना पढ़ी, जिह्वा और दांत, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर हम बात कर रहे थे मुख में पाचन, और मुख में पाचन में आया था मुख में उपस्थित लार ग्रंथियां। मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, वो हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे लार के कार्य, क्या कार्य करती है। देखिए, सबसे पहला कार्य है कि मुख में क्या होता है, दांत होते हैं, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटते हैं, और जिह्वा उसको पूरे मुंह में घुमाती है। जीभ क्या करती है, पूरे मुंह में उन भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को घुमाने का काम करती है। और श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा ठीक है, श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती है कि उस भोजन में लार मिलाती हैं। जो भोजन स्रावित होता है उसमें श्लेष्मा ग्रंथियां क्या मिलाती हैं, लार, और उस लार के द्वारा भोजन को कैसा बनाया जाता है, लसलसा और चिकना बनाया जाता है। भोजन को लसलसा एवं चिकना किसके द्वारा बनाया जाता है, लार के द्वारा, जिससे कि उसको निगलने में आसानी हो। ठीक है, तो लार के कार्य, पहला कार्य यहां लिख रहा हूं मैं, भोजन को लिखें आप, भोजन को लसलसा, चिकना व घुलनशील बनाती है। घुलनशील बनाती है। इसके बाद दांतों, मुख गुहा एवं जिह्वा की सफाई करती है। जिह्वा क्या करती है, सफाई। लार इनके दांत, मुख गुहा और जिह्वा की क्या करती है, सफाई भी करती है। साथ साथ ही दांत, मुख गुहा एवं जिह्वा की सफाई करने का काम भी लार के द्वारा किया जाता है। अब लार के द्वारा पाचन भी किया जाता है। हमने पढ़ा था कि पाचन मुख में ही स्टार्ट हो जाता है, तो लार के द्वारा मुख में पाचन भी किया जाता है। तो इसको पढ़ लो आप, लिख लो एक बार। नंबर 3 काम है लार का, स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन करना, ये तीसरा इंपॉर्टेंट काम। तो जो लार होती है ना, उसमें लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, लिखें आप, स्टार्च का पाचन करना। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है, स्टार्च का पाचन कर देता है। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो
स्टार्च का पाचन है, आप जो स्टार्च का पाचन माल्टोज में कर देता है, करता है। ठीक है, देखो स्टार्च 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 में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड और यहां पर एमाइलेज या टाइलिन। इसको देखो इस तरह से भी लिखा जाता है ना, एमाइलेज ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ये है टाइलिन में, यहां पर भी ऐसे ही लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और आपने पहले लिखा वो भी सही है, एमाइलेज। अब क्या होगा, स्टार्च और पॉलीसैकेराइड हैं जो कि क्या है, पॉलीसैकेराइड बदल जाएंगे मोनोसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड किस में बदल जाएंगे, स्मॉल पॉलीसैकेराइड होता है एक, कौन सा, माल्टोज, तो ये बदल जाएंगे माल्टोज। है तो पॉलीसैकेराइड, लेकिन ये स्मॉल पॉलीसैकेराइड है, छोटा, और इसको उपयोग कर लिया जाता है। तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करना है, आपको ध्यान रखना है, और मुख में ही कर देता है, माउथ में ही इसका पाचन हो जाता है। दूसरा है ग्लाइकोजन, ये भी पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो इसका भी पाचन यहां पर हो जाता है। तो सारी चीजें यहां मैंने लिख दी है, लार के कार्य और लार किस किस पदार्थ का पाचन करती है, वो चीजें यहां पर आपके सामने आ चुकी हैं। अब अगला हम लिखेंगे, अगला हमारा पॉइंट क्या रहेगा, मुख गुहा के बाद हम कहां जाएंगे, मुख गुहा के बाद कहां जाएंगे, ग्रसनी पर। ठीक है, तो अगला पॉइंट ग्रसनी, जल्दी से इसको कर लें आप नोट, फिर हम बात करेंगे ग्रसनी। ग्रसनी, फेरिंग्स, फेरिंग, PHARYNX, फेरिंग्स। अब देखो जो मुखगुहा होती है ना, ये पीछे की साइड से एक कुप्पी जो कीप होती है ना, उस कीप नुमा संरचना बना लेती है। ये मुखगुहा है, अब ये मुखगुहा पीछे इस तरह से कीप नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। अब ये जो कीप नुमा संरचना है, ये यहां पर, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये मुखगुहा, ठीक, ये ओसोफिगस, ग्रासनाल, और ये है फेरिंग्स, ग्रसनी। इस फेरिंग्स में क्या होता है, एक तो फूड पाइप होता है और एक एयर पाइप होता है, श्वास नली होती है और भोजन नली होती है, दोनों यहां पर खुली हुई होती हैं। श्वास नली और भोजन नली दोनों आपस में खुली हुई होती हैं, और आगे की तरफ यहां इस साइड तो होती है श्वास नली, और इधर पीछे की तरफ होती है भोजन नली। ये फ्रंट साइड है, ठीक है ना, इधर माउथ खुला हुआ है, तो यहां आगे की तरफ श्वास नली और पीछे की तरफ भोजन नली, दोनों नलियां इस ग्रसनी के यहां से इस तरह से पार होती है। ग्रसनी है ना, ये देखो यहां तक इस तरह से होगा, ये जो जगह है। अब ये श्वास नली है और ये भोजन नली है, दोनों यहां पर आकर के खुली हुई हैं, दोनों खुली हुई हैं। तो आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो और नाक से भी सांस ले सकते हो। जब आप मुंह से सांस लेते हो
तो सांस मुंह के द्वारा श्वास नली चल जाती है। जब आप नाक से लेते हो तो यहां ऊपर से इस तरह से नासा छिद्र के द्वारा और यहां पर सांस ले लिया जाता है इस तरह से। अब जब हम भोजन करते हैं तो वो श्वास नली में नहीं जाता है, तो उसको रोकने के लिए यहां पर एक संरचना होती है, वो संरचना आपको मैं अभी दिखाऊंगा। हाँ, मैं जब तक इसमें थोड़ा लिख लेता हूं। मुख गुहा पीछे से कीपनुमा संरचना ले लेती है। कैसे संरचना रहती है उसकी? कीपनुमा, मुख गुहा की। तो मुख गुहा पीछे से कीपनुमा संरचना ले लेती है। ठीक है, जो ग्रसनी कहलाती है। अब ग्रसनी से भोजन दोनों जगह जा सकता है, भाई श्वास नाल में जा सकता है और भोजन नली में जा सकता है। तो ग्रसनी से भोजन श्वास नाल या भोजन नाल दोनों में जा सकता है। ग्रसनी से भोजन श्वास नाल या भोजन नाल दोनों में जा सकता है। अब भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने के लिए, अगर श्वास नाल में भोजन गया तो नुकसान होगा, ठीक है, फेफड़े खराब होंगे। भोजन कहां जाना चाहिए? भोजन तो ग्रास नाल में जाना चाहिए, भोजन नली में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए यहां एक इस तरह की संरचना पाई जाती है, अभी आएगी, देखिए आप इस पॉइंट को नोट करें जल्दी से। देखो आप, अगर आप देखेंगे तो आपके भी यहां पर एक संरचना होती है, ये वाली आप देखेंगे, अगर हाथ लगा देखेंगे तो थोड़ी हार्ड सी दिखेगी। तो ग्रसनी की संरचना इस तरह होती है कि भोजन श्वास नाल में ना जाने पाए, ठीक है, या ना जा सके। इस तरह से संरचना ग्रसनी की, और दोनों आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने ये बताया आपको कि आगे की तरफ अग्रभाग में तो श्वास नली होती है और पश्च भाग में भोजन नली होती है, और इस ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, वो देखिए आप स्क्रीन पे देखिए। पहले यहां आपको ग्रसनी का चित्र दिखाया गया है, अब इसको थोड़ा और ध्यान से आप समझिए। देखिए ये मुख है और ये नासा छिद्र है, ठीक है, ये नेजल पाथ, नासापाथ है यहां पर, ये रहा, और ये मुख गुहा है, क्लियर। अब यहां से ये मुख गुहा इधर से आ गई, और यहां ये है, ये जो पीछे तरफ आप दिख रहा है ये तो है भोजन नली, और जो आगे तरफ यहां दिख रहा है आपको ये है श्वास नली, ठीक है। अब दोनों यहां आकर के इस तरह से, ये जो ये एक ढक्कन है,
ये ढक्कनों में संरचना, लेकिन यहां पर दोनों इस तरह से ये खुली हुई है। तो इस तरह से इसके तीन भाग हैं। एक तो है नासाग्रसनी, नेसोफेरिंग्स। क्या है? नासाग्रसनी। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, ये देखिए, ठीक है। ये तो है नासाग्रसनी। ये जो नाक वाला भाग है, जो नेजल पाथ है, यहां से जो आ रहा है ना, इसको तो बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स, नासाग्रसनी। ये मुख वाला भाग है, इसको बोलते हैं मुखग्रसनी, ओरोफेरिंग्स। और ये लैरिंग्स वाला जो भाग है, ठीक है ना, यहां पर, इसको बोलते हैं कंठग्रसनी या लैरिंगोफेरिंग्स। तो इस तरह से ग्रसनी के तीन भाग होते हैं, ठीक है। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। इस कंठग्रसनी को अधोग्रसनी भी कहा जाता है। ये कंठग्रसनी नीचे वाली, इसको अधोग्रसनी भी कह सकते हैं हम। क्लियर? ध्यान समझ लीजिए। देखिए, ये नेजल पाथ, नासा मार्ग, या नासा मार्ग यहाँ पूरा, और यहां से फिर ऐसे जाता है। ये ढक्कन है, ये ढक्कन है। ये क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो ये इधर आ जाता है। अब क्या होगा, श्वास लेंगे तो इधर आ गया, भोजन नली बंद, सांस, हवा कहां चली जाएगी? फेफड़ों में। और जब भोजन लेते हैं तो ये इधर आ जाता है, तो श्वास नली बंद, भोजन कहां चला जाएगा? ग्रास नली में। ठीक है। तो इस तरह से लैरिंग्स की फेरिंग्स की संरचना होती है, ठीक है। और लैरिंग्स होता है कंठ, जिससे ध्वनि निकलती है, और फेरिंग्स दोनों यहां पर, दोनों का जहां मिला हुआ स्थान होता है, जहां पर दोनों एक साथ खुले हुए होते हैं, उसे बोलते हैं हम फेरिंग्स। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रसनी के तीन भाग, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। अब इनको लिख लेते हैं, आ जाओ इधर। ग्रसनी के तीन भाग हैं। नंबर 1 नासाग्रसनी, नंबर 2 है आप नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, और नंबर 3 कंठग्रसनी। तीनों को लिख लें आप, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नासा नाक वाले भाग में, ओरोफेरिंग्स मुख वाले भाग में, और लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स जो होती है जिससे ध्वनि निकलती है, उस वाले भाग में। ठीक है। और यहां ये किस तरह से खुली हुई है वो आपको पता चल गया। आगे की तरफ ये देखो, ये तो हमारा अधर वाला भाग है, और इसको पृष्ठ वाला भाग बोलते हैं। तो आगे की तरफ जो वाला भाग है, इस आगे की तरफ तो होती है श्वास नली और भोजन नली होती है पीछे की तरफ। और अगर यहां देखा जाए तो मुख होता है नीचे और नाक होती है ऊपर। तो वहां जाके दोनों फिर क्रॉस करेंगे ही करेंगे। वो यहां पता चल रहा है, यहां पर इस चित्र में पता चल रहा है कि यहां पर जाते ही दोनों क्रॉस करेंगे ही करेंगे। अब मान लो यहां से सांस ले रहे हो आप, यहां से जा रही है, अब इसको यहां आगे इधर नहीं जाना, आगे आना, इधर आना पड़ेगा। और अगर आप भोजन ले रहे हो तो भोजन यहां से जा रहा है और इसको इधर जाना पड़ेगा। तो दोनों यहां क्रॉस होते हैं, देखो दोनों क्रॉस हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए कि एक दूसरे पर ना चला जाए, उसके लिए क्या होता है कि उसको रोकने के लिए वहां ढक्कन पाया जाता है। वो ढक्कन क्या करता है, भोजन को भोजन नली में भेजता है और एयर को श्वास नली में भेजने का काम करता है। तो तीनों भाग लिखे आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब अगला हमारा भाग रहेगा यहां से ये वाला ग्रासनाल। अब हम ग्रासनाल पढ़ेंगे। भाई देखो, ये फेरिंग्स कंप्लीट हो गया ना, अब ग्रासनाल आगे, इसके आगे का भाग, फेरिंग्स के आगे का भाग ग्रासनाल, और फिर आ जाएगा हमारा आमाशय। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
आगे बढ़ते हैं, ग्रास नली, ठीक है, फेरिंग्स के बाद आ गया ग्रास नली, इसोफेगस। देखो ग्रास नली क्या है, ये एक सिंपल पाइप नुमा संरचना है, बस पतली सकड़ी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप नुमा संरचना है। अब देखो एक प्रश्न कई बार आता है कि ग्रास नली में क्या कोई पाचन होता है? नहीं, मुख में पाचन था, ग्रास नली में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, कुछ श्लेष्मा ग्रंथि होती हैं जो थोड़ा बहुत श्लेष्मा स्रावित कर देती है, जिससे भोजन लसलसा रहता है और आसानी से नीचे सरक जाता है, बस इतना सा काम है। अगर वो श्लेष्मा ग्रंथियां भी नहीं होंगी तब भी भोजन नीचे सरक जाएगा, ठीक है, तब भी भोजन नीचे सरक जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के या किसी जीव की ग्रास नली को काट करके वहां पर एक प्लास्टिक का पाइप लगा दिया जाए तो क्या पाचन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, उसके पाचन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ग्रास नली यह पतली सकड़ी लगभग 25 सेंटीमीटर की नलिकाकार संरचना है। देखिए यह ग्रसनी के निचले भाग से ग्रसनी के, आपने पढ़ी थी ग्रसनी, उसके निचले भाग से ग्रीवा, कॉमा डायाफ्राम, उसके बाद डायाफ्राम आ जाता है ना, इस तरह संरचना होती है कि यूं, यहां से यूं आती है ये, तो ग्रसनी के निचले भाग से आई और इस डायाफ्राम को इस तरह से डायाफ्राम के यहां से निकलती हुई और कहां आ गई? ग्रसनी के निचले भाग, और ये है डायाफ्राम। तो सिर्फ सिंपल संरचना है, पीछे एक नली है, एक ट्यूब है, समझ लो पाइप का एक टुकड़ा लगा हुआ हो, तो यहां से निकलती हुई ग्रसनी से निकली, ग्रासनाल आ गई, डायफ्राम के यहां से निकलती हुई आई, ये ग्रीवा वाला भाग है, ये वाला भाग क्या है? ग्रीवा। तो देखो ग्रसनी के निचले भाग से ग्रीवा, डायफ्राम से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। अब कहां पहुंच गई? उदर गुहा में, और कहां जुड़ जाएगी जाकर के? आमाशय से जुड़ जाएगी। तो मुख गुहा से इसने भोजन कहां पहुंचा दिया? आमाशय तक पहुंचा दिया, एक पाइप की तरह इसने इतना सा ही काम किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ग्रसनी के निचले भाग से ग्रीवा डायाफ्राम से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसके ऊपर, अब देखो जो ढक्कन की बात कर रहा था मैं वो आ गया, इसके ऊपर एक पेशीय ढक्कन नुमा संरचना होती है। ढक्कन नुमा संरचना होती है जिसे घाटी ढक्कन लिखें आप, जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं, जो तय करता है कि
भोजन श्वास नली में न जाने पाए। ठीक है, कैसे तय करता है? बंद करके, श्वास नली को बंद कर देगा बस। ठीक है, ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां भी होती हैं। यहां किसी प्रकार का पाचन तो है नहीं। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथि भी होती हैं जो भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो इस ग्रास नली का मुख्य काम क्या है? भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली का मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना है, जो एक विशेष क्रमाकुंचन गति से संपन्न होता है। यहां ग्रास नली खत्म। एक विशेष क्रमाकुंचन गति से होता है। अब अगला भाग है आमाशय। अब आमाशय पे से जाने से पहले एक बार आपको पूरे पाचन तंत्र का एक चित्र मैं दिखा देता हूं, जिससे आपकी अब इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी कि पाचन तंत्र होता कैसा है। आमाशय, देखिए चित्र, देखिए आप स्क्रीन पर सीधा। ये हमारे पाचन तंत्र का एक सिंपल चित्र है, एक सिंपल डायग्राम है। सरल हम चित्र, सरल बात करें, ठीक है। देखिए, ये देखिए, यहां से समझिए अब आप इसको पूरा इस तरह से आप एक अपने दिमाग में इसकी इमेज तैयार कर लें। ये मुख गुहा, ग्रसिका, ग्रास नली, ठीक है ना, जिसको ग्रसिका कह रहे हैं, ग्रसिका, ये पूरी नली हो गई यहां तक। अब इसके आते ही ऊपर आ गया। अब ये बारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, यहां तक हम पूरा पढ़ चुके हैं, और इसके चित्र में कोई ज्यादा दिक्कत आपको होगी भी नहीं। यहां तक का चित्र अगर आपको बनाना होता है तो बहुत आसानी से बन जाता है। आप समझ, थोड़ा सा इसको ध्यान में ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। देखो यहां तक का चित्र कैसे बनेगा? मुख गुहा, मुख गुहा हो गई, ग्रसनी और ग्रास नली। सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, बस इस तरह से बना देना है। क्लियर? यहां तक ग्रास नली पूरी हो गई। अब अगला जो भाग हम पढ़ रहे हैं वो यहां मुख गुहा में क्या है, नासा छिद्र बनाने हैं आपको, तो ये नासा छिद्र हो गया यहां पर। ठीक है, इसको हम ज्यादा हमें डिटेल में नहीं बनाना है। ये लो, अगर श्वास नली बनानी है तो ये यहां हमारी श्वास नली भी हो गई पीछे की साइड।
ये लो श्वास नली भी होगी, ठीक है। बाकी इसको हमें बनाना नहीं होता है क्योंकि हम पाचन तंत्र का चित्र बना रहे हैं, इसलिए हम यहां से इसको सीधा इस तरह से भी बना सकते हैं। क्लियर? यहां पर आप टंग बना देंगे, जिह्वा, और ये टीथ, दांत प्रदर्शित कर देंगे। ये हमारी मुख गुहा हो गई। ये ग्रास नली, यहां तक का चित्र आपको समझ में पूरा क्लियर आ चुका होगा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अब आमाशय की ओर। अब कहां जाएंगे हम? आमाशय की ओर। तो आमाशय एक जे के आकार का पेशीय संरचना होती है, इस तरह से होता है आमाशय। आमाशय एक जे के आकार की पेशीय संरचना होती है। इस भाग को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा तो इसके 3 भाग हम आराम से कर पाएंगे, पाइलोरिक, फंडिक और ये देखिए, ठीक है। वो भी जे के नंबर संरचना। एक स्फिंक्टर तो यहां होगा, स्फिंक्टर समझ लीजिए, एक स्फिंक्टर तो यहां होगा। स्फिंक्टर क्या होते हैं? कपाट मान लिया, पर्दे मान लीजिए, गेट मान लीजिए। एक स्फिंक्टर यहां पाया जाएगा और अगला स्फिंक्टर यहां पाया जाएगा। ये क्या करेंगे? ये भोजन को यहां से ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है भाई। यहां जो भोजन है अम्लीय भोजन, जैसे भोजन यहां आएगा उसका माध्यम अम्लीय कर दिया जाएगा कि यहां आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। तो ये भोजन को वापस इधर नहीं जाने देगा और ये यहां से आगे निकलने वाले भोजन की गति को नियंत्रित करेगा कि कितने समय में इसको बाहर निकालना है, ठीक है ना। कुछ घंटे तक यहां भोजन रहता है तो ऐसा नहीं कि आते ही उसको बाहर निकाल दिया जाए, नहीं, कुछ समय उसको यहां रोका जाएगा, उसमें पाचन होगा, अम्लीय माध्यम होगा उसका, और फिर उसको यहां से आगे भेजा जाएगा। क्लियर? अब आप फिर हमारे उस चित्र पर आइए जो हम स्क्रीन पर देख रहे थे। देखिए देखिए, ये वही नली है और यहां पर ये आमाशय हो गया, और आमाशय के जस्ट ऊपर क्या था? डायफ्राम ने पढ़ा था कि ग्रास नली यहां से इस डायफ्राम के यहां से निकलती आती है और सीधी उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। ये जो भाग है, ये वाला भाग है उदर गुहा। क्या बोलते हैं इसको? उदर गुहा, ठीक है। तो यहां पर डायफ्राम है, यहां से निकलती आई, ये आमाशय हो गया। आमाशय दिख रहा है आपको यहां पर, ठीक है। वो कार्डियक, पाइलोरस और फंडिक, कोई 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाला कार्डियक, ये पाइलोरिस, और बीच वाला कौन सा होता है? फंडिस। तो इस तरह का आमाशय के 3 भाग हो गए। तो यहां से आपको समझ में जानी चाहिए कि ये आमाशय हो गया, यहां डायफ्राम है। अब हम आमाशय के आगे की जो चित्र हैं, और फिर आमाशय की पूरा वर्णन भी होगा। उससे पहले आप देखिए, आमाशय के बाद आ गई हमारी बड़ी छोटी आंत। ये रही छोटी आंत, आमाशय, और फिर ये छोटी आंत, ये क्षुद्रांत दिख रही है आपको, और फिर आ गई बड़ी आंत। ये इसके पीछे से निकल के आ रहा है यूं, यहां पर ये देखो, ये टेढ़ी में दिख रही है, लगभग 7 मीटर की होती है। ये छोटी आंत है और फिर आती है अपनी बड़ी आंत। तो इस तरह से चित्र, ये पाचक ग्रंथियां हैं, दिख रहा है ना आपको यहां पर, ये यकृत है और पित्तनली है। तो इस तरह से अब आगे का जो भाग है वो इस तरह से बढ़ेगा। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और पाचक ग्रंथियां। लेकिन ये सारा सब अगली क्लास में। नमस्कार।